बड़ौदा के कटु अनुभव। कुछ दिन बॉम्बे में रहने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने उस इकरारनामे की ओर ध्यान दिया जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि अमेरिका से आने के बाद वह बड़ौदा राज्य में 10 साल तक नौकरी करेंगे। तदनुसार डॉक्टर साहब ने बड़ौदा जाने का निश्चय किया, परंतु वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सौभाग्यवश उन्हें मैसर्स थॉमस कुक एंड सन से 600 रुपए उस सामान के हर्जाने के रूप में प्राप्त हुए जो उन्होंने उस कंपनी के मार्फत भारत भेजा था। सभी मूल्यवान वस्तुएं एवं पुस्तकें जहाज के समुद्र में डूब जाने से नष्ट हो गई थीं, पर समय पर पैसा मिलने से वह दुख कम हो गया। डॉक्टर साहब ने उसमें से कुछ पैसे अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए दे दिए और बाकी टिकट खरीदकर बड़ौदा के लिए 20 सितंबर 1917 को रवाना हो गए। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सूचना अनुसार महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी थी कि वे डॉक्टर का स्वागत करने पहुंचे। आश्चर्य की बात, एक महार के स्वागत के लिए कौन आता? वहां उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। उधर बड़ौदा शहर में पहले से ही यह खबर चारों ओर फैल चुकी थी कि एक महार नवयुवक यहाँ नौकरी पर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके बड़े भाई आनंदराव भी थे। उन्होंने ठहरने की जगह तलाश करनी चाहिए, पर उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम हॉस्टल या होटल में जगह नहीं मिल सकी। सब होटलों और भोजनालयों के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए, मानो कि वे किसी को डस जाते। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया क्योंकि वे महार जाति के थे। राज्य की ओर से भी उनके लिए कोई रहने का प्रबंध नहीं किया गया था। हिंदू समाज से अपमानित होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने किसी पारसी सराय में एक बनावटी पारसी के तौर पर रहना निश्चय किया। उन्होंने अपना नाम ऐदल जी सोहराब जी रखा और वहां रहने लगे। बड़ौदा की विकट स्थितियों के कारण डॉक्टर साहब को अपने व्यक्तित्व में यह बनावटी परिवर्तन करना पड़ा जो उन्हें कतई पसंद नहीं था। महाराजा की इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर को उसकी योग्यता तथा अनुभव के अनुसार अर्थमंत्री बनाया जाए, परंतु अर्थमंत्री के काम से परिचित हो जाने तक उनको मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया। वे अर्थ विभाग में उसकी कार्य प्रक्रिया और अन्य विभागों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति से परिचित होने का क्रम करने लगे। अछूत के रूप में उनका जन्म वहां एक अभिशाप बन गया। सारे विभागों में हिंदुओं के बीच कानाफूसी होने लगी कि एक अछूत को स्वर्ण हिंदुओं के सिर पर लाकर बिठा दिया है। सभी स्वर्ण हिंदुओं को यह बात आपत्तिजनक लगी। इस प्रक्रिया का परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। सेक्रेटेरिएट के सभी छोटे बड़े अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को उपेक्षा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। वे कहीं किसी से छू न जाएं, इसलिए सभी लोग कतराते थे, अपने आप को बचाने का प्रयास करते थे। सभी अधिकारी अंबेडकर को एक धूमिल कौड़ी की तरह देखते थे। निर्धन अशिक्षित चपरासी भी डॉक्टर अंबेडकर को अपने हाथों से सीधे कागज तथा फाइल देने में पाप समझते थे, इसलिए वे उनकी टेबल पर सभी कागजों तथा फाइलों को दूर से फेंक कर चले जाया करते थे। जब डॉक्टर अंबेडकर अपने ऑफिस से बाहर आते तब चपरासी नीचे बिछी हुई दरियों को समेट दिया करते थे ताकि वे उनके अपवित्र पैरों से अशुद्ध न हो जाएं। दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता था। लगता है उनके द्वारा किसी महान कार्य करने की दिशा में ये बातें परीक्षाएं मात्र थीं। ऑफिस में सभी अधिकारियों का व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बड़ा ही भेदभावपूर्ण था। उनका अपना एक क्लब था जिसमें सब अधिकारी लोग अपना खेलने खाने का शौक पूरा किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी क्लब जाने लगे, किंतु इन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों ने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि वे यहाँ किसी भी खेल में भाग न लिया करें, बल्कि किसी कोने में बैठकर अपना समय काटा करें। इस प्रकार अपमानित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने क्लब जाना छोड़ दिया। क्लब में छुआछूत का होना स्वाभाविक था क्योंकि वहाँ सभी अधिकारी स्वर्ण हिंदू थे। यह था हमारे हिंदू समाज का दुर्भाग्य। दुख की एक और बात यह थी कि क्लब के पारसी तथा मुसलमान अधिकारी भी छुआछूत करते थे। हिंदू लोग इनसे मिलने जुलने में कोई आपत्ति महसूस नहीं करते थे। इतना बड़ा शिक्षित आदमी, वह भी हिंदू, उनके लिए एक अछूत था। ऐसी स्थिति में वे बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते रहते और वहां से अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर अपने निवास स्थान पर अध्ययन करते रहते। उन्होंने महाराजा से मुलाकात की, सारी हालातों से उन्हें अवगत कराया। महाराजा तथा मुख्यमंत्री दोनों ने उनके निवास स्थान की व्यवस्था का आश्वासन दिया। यह काम आसान नहीं था। महाराजा को भी इन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों ने अपने कुचक्र में फंसा रखा था। फलतः सरकारी निवास का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ।
फिर एक दिन क्या हुआ, यह विचित्र दृश्य था। सारे बड़ौदा में यह बात अच्छी तरह फैल चुकी थी कि महाराजा गायकवाड़ एक शिक्षित महार लड़के को बड़ौदा ले आए हैं, उसको एक बड़े पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। वातावरण कुछ ऐसा बन गया कि डॉक्टर अंबेडकर बनावटी पारसी के रूप में अधिक दिनों तक रहने में समर्थ नहीं हुए। सराय के पारसियों को सब कुछ मालूम हो गया। यह बड़ी हृदय विदारक घटना थी जिसे स्वयं डॉक्टर साहब ने अपने शब्दों में बतलाया। मैं भोजन आदि से निवृत्त होकर दफ्तर जाने के लिए सराय से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15-20 फारसी लोग मुझे मारने पीटने के लिए वहां आ धमके। उन्होंने पहले मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं हिंदू हूँ। परंतु इस उत्तर से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम कुख्यात धोखेबाज, हम जानते हैं तुम एक घृणित अछूत हो, तुम सराय से फौरन निकल जाओ। उस समय मेरे मनोधैर्य ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने उनसे निर्भयता पूर्वक 8 घंटे की मोहलत मांगी और वह उन्होंने दी। मैं दिन भर निवास के लिए प्रयास करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी किराए पर जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, पर उन्होंने बहाने बनाकर मुझे टाल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थका, भूखा तथा परेशान मैं वहां से सामान लेकर चल दिया। आखिर मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और मेरी आंखों से भर भर कर आंसू बहने लगे। ऐसा हुआ उनके साथ बड़ौदा में। अंत में असहाय मुद्रा, गंभीर विचार में पूर्णतः हताश होकर ऐसे अपमानजनक वातावरण से मुक्त होने के लिए डॉक्टर अंबेडकर नवंबर 1917 के मध्य रात की गाड़ी से बॉम्बे लौट आए। वह कृष्णा जी कैलुस्कर से मिले, जिन्होंने उसे महाराज से आर्थिक सहायता दिलवाई थी। अपनी करुणा कहानी उन्हें खुलकर सुनाई। श्री कैलुस्कर के माध्यम से महाराजा को उन सभी घटनाओं से अवगत कराया गया जो अंबेडकर के साथ घटित हुई, पर कोई समाधान नहीं हुआ। बड़ौदा के प्रोफेसर श्री जोशी कैलुस्कर के बड़े अच्छे मित्र थे। प्रोफेसर जोशी अपने प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। श्री कैलुस्कर के कहने पर वह राजी हो गए कि डॉक्टर अंबेडकर उनके घर बड़ौदा में ठहर सकते हैं। इस प्रकार समस्या का निदान हुआ। उधर डॉक्टर अंबेडकर श्री कैलुस्कर का पत्र लेकर फिर बड़ौदा रवाना हो गए। डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि बड़ौदा का सारा वातावरण उनके विरुद्ध है। अपमानित होने पर भी वे वहां गए। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर में कर्तव्य निष्ठा एवं कृतज्ञता की प्रबल भावना थी। वे चाहते थे कि महाराजा ने जो छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें ऋण दिया था उसे चुकाएं। वे ईमानदार व्यक्ति थे और मान सम्मान की चिंता न करते हुए भी अपना कर्तव्य पूरा करने में लगे रहे। यदि बड़ौदा महाराजा का यह ऋण रूपी एहसान नहीं होता तो शायद वे वहां क्यों जाते। वे आत्माभिमानी युवक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार या कांग्रेस सरकार से नौकरी की कोई परवाह न की। महाराजा ने उनका साथ पढ़ाई लिखाई में अवश्य दिया, पर उनके लिए एक छोटे से निवास स्थान का प्रबंध नहीं कर पाए। यह हिंदू समाज के कुचक्र का ही फल था। कर्तव्य परायणता की भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचे। उधर श्री कैलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को पत्र द्वारा सूचना दे दी कि डॉक्टर अंबेडकर अमुक गाड़ी से बड़ौदा पहुंच रहे हैं। जोशी जी का नौकर स्टेशन पर तो आया, परंतु उसने भीमराव के सामान को उठाने के बजाय हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, जिसमें प्रोफेसर साहब ने लिखा था, आप मेरे घर ना आए। मैं तो छुआछूत नहीं मानता, पर मेरी पत्नी पुराने विचारों की है, वह आपके यहाँ रहने को कतई पसंद नहीं करेगी। डॉक्टर अंबेडकर परेशानी में पड़ गए और विवश होकर वे स्टेशन से ही लौटती गाड़ी से बॉम्बे वापस लौट आए। इस प्रकार अपने दयालु किंतु असहाय महाराजा के राज्य की राजधानी से उन्होंने सदैव के लिए विदाई ली। उधर पारिवारिक मुश्किलें भी द्वार पर आए खड़ी थीं। जैसे ही वे बॉम्बे आए, उनकी सौतेली माँ सख्त बीमार पड़ी हुई मिली। कुछ दिनों के पश्चात उनका देहांत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सारे क्रियाक्रम किए। हालांकि सौतेली माँ के खुर्राट स्वभाव से परिवार अशांति में ही बना रहता था, फिर भी परिवार के मुखिया के देहावसान पर बड़ा दुख हुआ। निसंदेह महाराजा के हृदय में कोई छुआछूत नहीं थी। वे प्रगतिशील विचार के व्यक्ति थे। समाज सुधार में भी उनकी बड़ी रुचि थी। ब्रिटिश भारत में बड़ौदा राज्य ही समाज सुधारों में अन्य राज्यों से आगे था और इसका श्रेय महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को ही था। महाराज प्रगतिशील और प्रजा प्रतिक्रियावादी हो तो उस राज्य की क्या स्थिति होगी, यह अनुमान लगाना आसान है। डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध बड़ौदा में, विशेषकर सचिवालय में जो विषाक्त वातावरण बन गया था, महाराजा उससे भली भांति परिचित थे, परंतु वे उसे बिल्कुल ही नियंत्रित नहीं कर पाए। रियासत के कट्टर तथा प्रतिक्रियावादी अधिकारियों के समक्ष महाराज ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भीमराव के निवास स्थान के प्रश्न को लेकर मौन रहे। यह कहना ठीक ही होगा
कि बड़ौदा में डॉक्टर भीमराव के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, जो उनका अपमान किया गया, वह न केवल समस्त बड़ौदा राज्य वरन समस्त हिंदू समाज तथा हिंदू धर्म के लिए बड़ी लज्जा की कहानी थी। हालांकि इन्हीं बातों ने डॉक्टर अंबेडकर को दलित समाज के प्रति अपना जीवन अर्पित करने के लिए दृढ़ संकल्प वाला बना दिया। निश्चय ही बड़ौदा के कटु अनुभवों से डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा दुख हुआ, पर वे करते भी क्या। इन व्यक्तिक अनुभवों, कष्टों एवं दुखों ने उन्हें सदैव प्रेरित किया। अपमान की प्रत्येक घटना ने उनमें नई प्रेरणा तथा उत्साह का संचार किया। वे इन बातों से अपने निर्धारित मार्ग से विचलित नहीं हुए। बड़ौदा के अमानवीय व्यवहारों से उन्हें सबक मिला और उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया। उन्होंने निश्चय ही यह दृढ़ संकल्प संजोया कि वे हिंदू समाज में फैले अत्याचार एवं अन्याय का प्रतिरोध करके छुआछूत समाप्त करने का आंदोलन प्रारंभ करेंगे। उनके मन में यह विचार आया कि यदि उन जैसे शिक्षित एवं संस्कृत व्यक्ति के साथ एक अछूत होने के कारण ऐसा अमानुषीकरण व्यवहार होता है, तो उन अछूत भाइयों का क्या हाल होगा जो अकिंचन एवं अनपढ़ हैं। यदि वे इस कलंक को नष्ट नहीं कर पाए, तो उनकी ज्ञान साधना का आम लोगों के लिए क्या लाभ होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सोचा और उसी दिशा में विभिन्न उपक्रम करने लगे, जिनका वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक जन जागृति पर अच्छा प्रभाव पड़ा।